हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, हमने सिविक्स का चैप्टर 3 का रिवीजन नहीं किया था। हमने ओनली चैप्टर 4 का रिवीजन किया हुआ है पहले, ठीक है। चैप्टर 1-2 का मैंने रिवीजन करा दिया है और चैप्टर 5 का भी आपका मैंने करा दिया है। तो अब हम चैप्टर 3 का रिवीजन करते हैं, ठीक है। सरकार क्या है, चैप्टर का नाम है सरकार क्या है। तो बच्चों, सरकार के बारे में आपने कई बार कहीं बहुत बार सुना होगा। सरकार सरकार हर चीज़ में, न्यूज़ में, और आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, समाचार देखते हैं टीवी में, तब वहाँ भी सुना होगा या किसी के मुंह से भी सुना होगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सब जगह सरकार सरकार। लेकिन सरकार होती क्या है, तो आप इस पार्ट में यही पढ़ोगे कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में जो है कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। यानी कि हमारे देश में जितने भी काम होते हैं, जितनी भी जरूरत, सबके लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी निर्णय लेना, कोई भी काम करने के लिए, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाया जाए, तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है मान लीजिए, तो उसका दाम कैसे कम किया जाए, बिजली की जो आपूर्ति है उसको कैसे बढ़ा जाए। तो सरकार गरीबों की मदद करने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाती है। तो इनके अलावा सरकार अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। जैसे मेट्रो चल रही है आपकी, तो ये सरकार ही चला रही है, गवर्नमेंट की तो है मेट्रो। आपकी जो ये ट्रेन चलती हैं जिनसे आप इधर उधर जाते हैं, तो ये सब सरकार के हाथ में होता है, कैसे चलाना है, कब बंद करना है, कहाँ पे क्या करना है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप आ जाता है, तो सरकार ही जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करती है। जैसे कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, तो सरकार ही भेजती है। जो लोग जाते हैं, जो मदद मिलती है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलती है। तो ये सब काम भी सरकार ही करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर लाती है और सरकार के इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक व्यवस्था की जरूरत होती है। सरकार जो है वो व्यवस्था का बनाने का काम ही करती है। सब लोग इकट्ठे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो उनको बनाए रखने के लिए या जो उनके काम हैं और जो काम करते हैं उन कामों के लिए कोई व्यवस्था की ज़रूरत होती है। उस व्यवस्था को जो है सरकार ही पूरा कर, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू। उदाहरण के संसाधनों के नियंत्रण, देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार क्या काम करती है? नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। तो इसके बाद अब आपके आते हैं सरकार के स्तर। तो बच्चों, सरकार के कितने स्तर हैं ये अब देखते हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। सरकार के 3 स्तर हैं: स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर बच्चों देखो कैसे, जैसे आपका स्थानीय स्तर पर आपके गांव, शहर या आपका मोहल्ला जो है वो हो गया आपका स्थानीय स्तर पर। जैसे आपके बल्लभगढ़ का क्षेत्र है पूरा, ठीक है, तो वो आपका है स्थानीय स्तर पर। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा पूरा, आपका बल्लभगढ़ फरीदाबाद है, ये स्थानीय स्तर पर हो गया। लेकिन आपका पूरा हरियाणा वो राज्य स्तर पर, पूरे हरियाणा में जो है उसका ध्यान रखिए हर चीज़ का। जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। और राष्ट्रीय स्तर पर होता है बच्चों, पूरे देश से संबंधित होता है। राष्ट्रीय स्तर मतलब पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ोगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है। और आय कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानोगी। सरकार एवं कानून, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। वे केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। यानी गवर्नमेंट के पास कानून बनाने की जैसे पावर होती है, उसी के साथ ये पावर भी होती है कि वो जो है जनता को, पब्लिक को कानून मानने के लिए, यानी कि उस कानून को मानना ही है आपको, ये कंपलसरी है, इसके लिए बाध्य करें। उदाहरण के लिए देखिए क्या है कि गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस नहीं होगा, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाएगा तो सज़ा होगी, जेल होगी उसे। तो ये क्या है, कानूनी है कि भाई ज़रूरी है कि आपको गाड़ी चलाते समय लाइसेंस होना ही चाहिए।
गाड़ी चलाते समय आपको सीट बेल्ट पहनी हुई होनी ही चाहिए, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो न्यायालय जा सकता है, दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा, तब न्यायालय आदेश देगा क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। अब इसके बाद आपका आता है सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने, कानून का पालन करवाने में बाध्य कराने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग यह चुनाव के माध्यम से करते हैं, अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। जैसे आपने चुना, ग्राम पंचायत का था आपका चैप्टर 5 में, तो पंचायत ग्राम पंचायत में आप ग्राम सभा में आपने पंचायत में चुनकर अपना सरपंच भेजा। सरपंच जो है वो सचिव को चुनेगा, मतलब ये कड़ी चलती है। उसके बाद वो उससे ऊपर वालों को चुनेगा, वो उससे ऊपर वालों को, इस तरीके से मतलब आप ही, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। मतलब लोकतंत्र में तो क्या है कि सरकार को लोग ही देते हैं, मतलब शक्ति की वो गवर्नमेंट बनाए। और दूसरा तरह का होता है बच्चों आपका राजतंत्रीय सरकार। इसमें क्या होता है, राजा और रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है, यानी राजतंत्रीय सरकार यानी राजा की सरकार। लोकतंत्रीय यानी लोगों की या जनता की सरकार, ठीक है, जिसमें वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। लोकतंत्र में तो क्या होता है बच्चों आपको कि आपका गवर्नमेंट की जो है, किसी व्यक्ति को लगता है गवर्नमेंट ये काम गलत कर रही है तो वो कदम उठा सकते हैं मिल करके, लेकिन राजा रानी को ऐसी कोई सफाई नहीं देनी पड़ती, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। अब लोकतांत्रिक सरकार में क्या है बच्चों, भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र पाने के लिए संघर्ष किए। लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार को आज के समय में? प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतें गरीबों को चुनाव में भाग ही नहीं लेने देती थी, यानी औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग लेने का ही अधिकार नहीं था। और अशिक्षित जो थे, यानी कि जिनको जो शिक्षित नहीं थे, उन्हें भी वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। तो भारत में आज़ादी से पहले जो है वो ऐसा ही था। तो 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी ने कहा कि मैं विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो यहाँ पे देखो एक आपका ये संसार ये दिया हुआ है वोट फॉर वुमेन, यानी कैसे कैसे अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार जो है बच्चों वो 1920 में मिला है, और इंग्लैंड में वो जो है वोट देने का अधिकार 1928 में मिला है। ठीक है बच्चों, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के पास नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्य में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। महिला मताधिकार को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सफ्रेज मूवमेंट। और सफ्रेज का मतलब होता है बच्चों वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के कामों की व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं उनकी क्षमताओं के बारे में गलत धारणा बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिला के निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की। तो इस तरीके से महिलाओं को फिर अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आपका चैप्टर 4 की रिवीजन मैंने करा दी है आपको।
पहले ही। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।